नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है और जिसमें कि श्रीलंका के CDS सबेंद्र सिल्वा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस पासिंग आउट परेड में 372 कैडेट्स शामिल हुए, जिसमें से देश के साथ साथ मित्र देशों के कैडेट्स भी शामिल थे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे। उनसे जाने की कि क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है इसको लेकर। आपको बता दें कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें कि अब ये बताया जा रहा है कि 372 कैडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पासिंग आउट परेड में जो शामिल हुए और परेड की सलामी लेने ली और परेड का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुख्य अतिथि के रूप में सबेंद्र सिल्वा, जो कि श्रीलंका के CDS हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे और 372 कैडेट्स जो थे वो शामिल थे, जिसमें कि मित्र देशों के भी जो कैडेट्स थे वो शामिल हुए। आपके साथ हमारे साथ यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए धनराज ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज से जानेंगे। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे कि मित्र देशों के कितने कैडेट्स जो थे वो इसमें मौजूद थे। बिल्कुल जी, जो परेड है वो की गई है और POP यानी कि आज देश को 343 जो जानबाज हैं वो मिल चुके हैं। और यदि हम खासकर बात करें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की, तो सबसे अधिक जो क्रेडिट रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से रहे हैं 68, यानी कि 68 क्रेडिट उत्तर प्रदेश से रहे हैं और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के रहे हैं, यानी कि 42 क्रेडिट उत्तराखंड से आज देश को मिले हैं, जो कि अब देश की सेवा करेंगे। और जो 343 कहा जाए कि जो जानबाज है वो आज देश को समर्पित कर दिए गए हैं और वो देश की सेवा में अब अपना जीवन व्यापक करेंगे। बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे धनराज की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का जो टाइटल है वो इस बार किसको दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो इस बार का जो टाइटल है वो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि सबसे अधिक कैडेट्स वहीं से थे, उन्हीं को ये दिया गया है। और जो आज परेड की गई है उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से जानबाजों ने अपनी जो परेड है वो की है। और उसका जो कहा जाए कि जो आज पूरे देश की सेवा के लिए 343 कैडेट यहाँ से निकाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं देश के हित में अब कार्य करेंगे। और आप देखिएगा कि उत्तराखंड को एक देवभूमि कहा जाता है और सबसे अधिक जो कहा जाए कि अधिकतर देखा जाए तो उत्तराखंड के जो अधिकतर लोग हैं वो सेना में हैं। और लगातार हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जो जानबाज हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बॉर्डरों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, तमाम जगहों पर अपनी सेवाएं देते हैं और देश के लिए वो कार्य करते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धनराज गर्ग। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि IMA में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कि 372 कैडेट्स शामिल हुए। तो चलिए ग्लोबल समिट की बात करें तो देहरादून में आयोजित ग्लोबल समिट 2023 का आज दूसरा और आखिरी दिन था और वहीं पर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं पर उन्होंने इस समिट में 5000 से अधिक निवेशक प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे और वहीं पर अब तक 3,50 लाख से ज़्यादा के जो MOU हैं वो साइन कर चुके हैं। और वहीं पर इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ धनराज ज्वाइन करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो इसके इधर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आज दूसरा और आखिरी दिन है इस इन्वेस्टर समिट का, जिसमें कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे धनराज कि किस तरीके से जो पूरा आयोजन है वो किया है और अभी तक किन किन परियोजनाओं पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है ज़्यादा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट किया गया था और पहला दिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। और जिस तरीके से देखा जाए आज दूसरा दिन है और आज अमित शाह से मुख्य अतिथि हैं और अभी कुछ ही देर में मुख्य अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो भी
इन्वेस्टरों को जो है संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि जो इन्वेस्ट की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा स्कोप है, क्योंकि पर्यटन नगरी उत्तराखंड को कहा जाता है। और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यटन भी एक ऐसी स्कोप है कि यहाँ पर निवेशक अपना निवेश कर सकते हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जो पर्यटक हैं वो जो निवेशक हैं वो लगातार पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी निवेश कर रहे हैं और अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं और जिसके लिए वो निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल धनराज, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब भाजपा सरकार जो है इन्वेस्टर समिट करवा रही है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की तस्वीर अब किस तरीके से बदल लेगी, क्योंकि अब चुनाव भी होने वाले हैं और उस बीच उत्तराखंड पर मजबूती यहाँ कायम करती हुई भाजपा नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला दशक यानी कि 2025 का जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। और लगातार उसी क्षेत्र में देखिएगा कि लगातार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि विकास कार्यों की यदि हम यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्य करते हुए नजर आते हैं और तमाम विकास कार्य यहाँ पर हो भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी सफलता इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हासिल की है। बिल्कुल धनराज, जिस तरीके से जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन था, जिसको जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद रहे। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए निवेशकों ने सरकार के प्रयासों के साथ पूरा समर्थन व सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलवाया है। समिट के शुरुआती दौर तक राज्य के हेल्थ केयर एवं फार्मा सेक्टर में लगभग 18,500 करोड़ की पूंजी निवेश में के MOU साइन किए जा चुके हैं। इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को PP मोड में संचालित कर रही है और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया है कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से नितांत आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरवाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल और हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के MCH सेंटर को लीज ऑन और साथ ही एवं ट्रांसफर मॉडल पर भी निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। STM और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले के 8वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान विक्रम कुशवाहा के रूप में की गई है। पूछताछ के बाद जब पुलिस ने हथियार बरामद करने के लिए आरोपी को प्रेमनगर के जंगल में ले गई तो इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्यवाही आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही कर जंगल में पिस्टल बरामद की है। रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी STF और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूँकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आए थे। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब आगे सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल गए थे। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ टीम द्वारा पीलीभीत से की गई। एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें जो अलग अलग टीमें काम कर रही थी, उस इनपुट के आधार पर टीम ने पीलीभीत से अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ के लिए, चूंकि मामला यहाँ का दर्ज था कोतवाली में, इसको रात्रि में पूछताछ के लिए लाया गया, जिससे संयुक्त टीम एसटीएफ की आरबी चमोला जिनके सीओ के नेतृत्व में एसटीएफ की और देहरादून पुलिस की टीम ने विस्तृत पूछताछ करी। विस्तृत पूछताछ के बाद अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो गाड़ी जहां पर उसने छोड़ी थी उसके पास के जंगलों में इसने अपने जो वेपन था 7.62 ऑटोमेटिक पिस्टल है उसको छुपा दिया है। इसके बाद और जो कपड़े आदि की बात बताई थी चेंज किए गए थे, उसके तो उन साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए टीम देर रात्रि जो है 6 सदस्यीय टीम बनी थी, इसमें देर रात्रि वो जंगल में वहाँ कॉम्बिंग सर्चिंग में गई। लेकिन अभियुक्त इतने शातिर है कि उसके द्वारा उसे पता था कि उसने लोडेड वेपन छुपा रखा है, तो उसने पहले अलग अलग स्थान दिखाए और टॉर्च की रोशनी में जब उस स्थानों को सर्च करा गया झाड़ियों को, तो उसने पास की झाड़ी में ही उस वेपन को जो छुपाया था लोडेड वहां से निकालकर पुलिस पार्टी पर फायर किया। लेकिन पुलिस पार्टी के फायर करने के उपरांत तत्काल रिएक्शन में उससे कि कहीं और कोई फायर न कर पाए, भागे नहीं अंधेरे का फायदा उठाकर, तो उसके पैर में एक गोली लगी जिसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। अब उसको ठीक होने के उपरांत इसमें आगे की पूछताछ की जाएगी, बाकी उसको न्यायिक जो भी प्रक्रिया उसको फॉलो करके उसका रिमांड लिया जाएगा। सर जैसे ये भी उसमें शामिल था, ये भी इसी तरीके से करता है? देखिए, इसके हुलिये में जो बताते हैं कि एक हर आदमी एक अभियुक्त जो है अपना कुछ ट्रेसेस छोड़ जाता है, चाहे वो डिजिटल ट्रेसेस हो चाहे वो फिजिकल ट्रेसेस हो। तो एक लॉकेट जो अक्सर ये अभियुक्त पहनता, इस लॉकेट की घटना में हमने लगातार जो हमने फुटेज इस महीनों की एक्साइज में कलेक्ट की जगह जगह से और पिछले महीनों की जो रेकी में दिखा, तो हमेशा एक गाड़ी उसमें अर्टिगा दिखाई दी सस्पेक्ट जो छूटी थी यहाँ पर, जो लूट की गाड़ी थी, तो उसमें एक व्यक्ति हमेशा ड्राइव करते दिखता था जो एक बड़ा सा लॉकेट पहनता था और यही उसकी पहचान के कारण हम उसको ट्रैक डाउन करते रहे। तो उसने उस लॉकेट से उसकी पहचान होगी। हुलिया बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, बाल इसने चूंकि ये कैप पहनता है लगातार, क्योंकि इसके बाल कम है, तो उस कैप और उसके बाल के आइडेंटिफिकेशन कारण हम इस तक मतलब क्लोज आइडेंटिफिकेशन हम उस पर कर पाए और कुछ टेक्निकल जो हमें सपोर्ट मिला टीम का, एसटीएफ की टीम का मिला, उसके कारण हमने कुछ नंबरों के आधार पर इसको ट्रैक डाउन किया। विकासनगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें कि परिवहन विभाग के उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह टोलिया ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे। इस अवसर पर उप निरीक्षक ने बताया है कि विभाग द्वारा समय समय पर चालानी कार्यवाही की जाती रहती है और लेकिन इसके बावजूद भी लोग बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। देखो, यहाँ पे जो है लोग हेलमेट तो हेलमेट पहनते हैं, ना सीट बेल्ट पहनते हैं, और हम जो है इस टाइम की जलालिया में है, यहाँ पे जलालिया बाड़वाला में हम चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और जो है कि इसलिए कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे, और जो है कि ये कार्रवाई जो है होती रही आगे तक भी। लगभग कितने चालान काट दिए सर आपने? चालान हमने काट दिए हैं, 15 लगभग चालान हो गए अभी, और जो है कि सीट बेल्ट के हैं और जो है कि हेलमेट के हैं, ट्रिपल राइडिंग के हैं। सर लोग मानते नहीं है, क्या समझाया साहब ने थोड़ा सा? अरे हम तो बहुत समझा रहे हैं सर, इनको क्या करें हम तो इनको बोल रहे हैं कि जो है कि हेलमेट पहनिए, क्यों अपना नुकसान करवा रहे हैं। समझा के एक बार मौका देते हैं, उनको रोक के बताते हैं कि सबसे पहले तो जीवन है, उसके बाद जो है कि अब समझते नहीं तो लोग क्या कर सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश के बाद पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। नशा तस्कर की पहचान मोहसिन के निवासी नई बस्ती जसपुर के रूप में की गई है और पुलिस के मुताबिक आरोपी स्मैक तस्करी के आरोप में 2 बार जेल जा चुका है। दून के एक कारोबारी की मां के कुंडल टूटने के आरोप में रायपुर थाना देहरादून पुलिस ने मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है और पुलिस ने कुंडल बरामद करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनकी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने 6 नंबर पुलिया के पास आरोपी स्माइल अलवी और उसके मामा अकरम अली निवासी मोहल्ला गाफ्तागंज नजीवाबाद बिजनौर के से गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक कब्जे में लेने के साथ ही पुलिस ने कुंडल भी बरामद किए हैं।
उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र पर गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सुविधाओं के विस्तार को प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए निवेशकों ने सरकार से प्रयासों के साथ पूरा समर्थन व सहयोग प्रदान करने का भरोसा भी दिलवाया है। वहीं पर समिट के शुरुआती दौर तक राज्य के हेल्थ केयर एवं फार्मा सेक्टर में लगभग 18,500 करोड़ की पूंजी निवेश में के एमओयू किए गए हैं और वहीं पर इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तराखंड विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने राज्य के तेजी से विकास तथा रोजगार के नए व बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड संभावनाओं, संस्थानों एवं क्षमताओं से परिपूर्ण और साथ ही निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त राज्य है और राज्य सरकार ने निवेशकों की सहूलियतों का समुचित ध्यान रख कस्टमाइज नीतियां तय कर प्रक्रिया और नियमों को सरल व सुविधाजनक बनाया है और जिसके चलते निवेशकों का राज्य के प्रति भरोसा बढ़ा है और वे अधिकतम निवेश के प्रति रुचि भी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के सारथी बनने वाले निवेशकों का विश्वास कभी भंग नहीं होने देगी और कोई भी समस्या आने पर मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। टीएचडीसी के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को शुरुआत हुई, इससे लगता है कि आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी उत्तराखंड के पुराने पार्टनर हैं। सवाल सिर्फ उत्तराखंड में निवेश करने का ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सुख और दुख का भी है। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी हर समय उत्तराखंड के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश और प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टिहरी डैम का है, जो कि पहले से ही यहां पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में उनका हुआ है और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रमुख प्रोजेक्ट के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं पर जिसमें 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि उनका 17,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वे इस देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को इन्वेस्टर समिट की बधाई भी दी। हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट इनॉग्रल था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आए। इससे खुद ही एक प्रत्यक्ष रूप से ये जाहिर होता है कि पूरे देश के लिहाज से और उत्तराखंड के लिहाज से इसकी क्या प्रायोरिटी है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी, इंटरनेशनल लेवल पे बिजी होता है, खुद इतना टाइम कम से कम 2 घंटे उन्होंने लगाए, इससे खुद ही साबित होता है उनके प्रति उत्तराखंड के लिए और इस पर्टिकुलर इशू के लिए कितनी उनकी वो इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक कि सीएम साहब के सवाल है, पुष्कर धामी सिंह जी का जो सवाल है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये ऐतिहासिक कदम पहली दफ़ा यहाँ ग्लोबल समिट के रूप में लिया गया है। आने वाले टाइम में इसकी पीढ़ियाँ देखेंगी कि ये जो स्टेप अभी लिया हुआ है, इससे देश की और इस प्रदेश की कितनी तरक्की होगी, इसकी संभावनाओं के बारे में आज की डेट में आपको इमेजिन करना भी मुश्किल है। जहाँ तक कि उत्तराखंड के बारे में आपका प्रश्न है, उत्तराखंड से बेटर प्रदेश इस पूरे देश में हो ही क्या सकता है। सबसे बड़ी किसी भी निवेशक को, इन्वेस्टर को क्या चाहिए होती है, आपको एक साफ सुथरा वातावरण, और वातावरण सिर्फ ये नहीं कि एनवायरमेंटल, आपके यहाँ के लोग, जो पहाड़ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कितने सभ्य हैं और यहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं है, पूरा आपका ईज ऑफ वर्किंग के फंक्शनिंग है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की, पानी की, बिजली की, जो कोर एरिया डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब यहाँ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली एनसीआर कितना पास है, आपकी नेशनल हाईवे से जब कनेक्ट होगा और उससे और प्रॉपरली हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे बढ़िया देश के अंदर निवेश का और कोई इलाका हो ही नहीं सकता। पुराना पार्टनर आया है और पार्टनर सिर्फ निवेश का ही नहीं रहा है, उत्तराखंड के जो भी सुख दुख के जो भी समय होते हैं, जो भी आते हैं, मैं उसके बारे में विशेष किसी घटना के बारे में नहीं बोल
बोल लूँगा, जो भी सुख दुख की हमारे इश्यूज़ होते हैं, हम उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जबकि प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा बांध है, टेहरी प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। उसके नीचे 400 मेगावाट का कोटेश्वर, और अभी वेरी सून फरवरी के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट पीएसपी का जो होगा 250 मेगावाट का, और बाय जुलाई सितंबर तक हमारा पूरा पीएसपी का वो भी आ जाएगा। लगभग आप लगा लीजिए हमारा कोई 20,000 का एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं, इस वक्त मुझे ज़बान नहीं याद है, इतना निवेश तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है। और अभी 2-4 दिन पहले ही माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी की लीडरशिप के अंदर हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक MOU साइन की है, जिसके अंदर 5 हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हमारा प्लानिंग है 1719 मेगावाट, और इसके अंदर लगभग हमारा 17,000 करोड़ तक का निवेश होगा। और ये निवेश तो बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन जब भी कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है, कुछ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, स्कूल, मेडिकल, बहुत चीज़ें आती हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक, जैसे आप जानते हैं 2% जो प्रॉफिट का होता है CSR इनिशिएटिव, वो भी उसमें लगता है। उसके अंदर हमारा वुमेन अपलिफ्टमेंट का होता है, स्किल डेवलपमेंट का होता है, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, कल्चर, हेरिटेज। तो इन सब चीज़ों से पूरे देश की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, पूरी प्रकृति का एक पूरा इकोसिस्टम जो हमारे साइड का होता है, उसकी डेवलपमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट में शामिल निवेशक उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पिरूज खमटावा ने बताया है कि उत्तराखंड में निवेश के कई आयाम हैं। उन्होंने कहा है कि रसना ग्रुप इस निवेशक सम्मेलन के बाद बड़ा निवेश उत्तराखंड में कर सकता है। वहीं पर पिरूज खमवाटा ने बताया है कि उत्तराखंड के गुलाब के फूलों से वो शरबत और गुलकंद बनाकर रसना ग्रुप देश विदेश में अपने उत्पादकों को पहुंचाना चाहता है। ये समिट में सेकंड टाइम आ रहा हूँ, और उत्तराखंड ने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत ज़्यादा है, मैं देख रहा हूँ। पहले जो उत्तराखंड का प्रोग्रेस होता था वो खाली टैक्स ब्रेक के माध्यम होता था, आदमी यूनिट लगा देता था, टैक्स का फायदा है। आज जो हो रहा है वो एक रियल फायदा हो रहा है। आदमी एंटीबायोटिक पे नहीं जी सकता है, टैक्स ब्रेक एंटीबायोटिक है। जो यहाँ ग्राउंड लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है, लोग आ रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और माने रसना ग्रुप, हमने एक ठान ली है कि हम भी जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है लोकल टू ग्लोबल, उसको आगे ले जाए। और इसीलिए यस्टरडे हमने अनाउंस किया है यहाँ के जो रोज ऑयल है, रोज है दमास्कस, उसका रोज वाटर है, उससे बनाएंगे रोज शरबत, और वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करेंगे। और इसमें काफ़ी थेरेपेटिक क्वालिटीज़ हैं, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और खाली रोज शरबत नहीं, जैसे कि रोज वाटर आता है, रोज गुलकंद, और रोज से च्यवनप्राश भी बना रहे हैं। ऐसे जो लोकल प्रोडक्ट है, हनी, टैमरिंड, टर्मरिक, इस पे हमारा काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फार्मर होता है उसको कैसे राइट इनकम पहुंचाया जाए, फार्मर से कैसे वर्क किया जाए, तो हमारा पूरा फोकस इसी पे रहे। और हमने पहले भी किया है, जैसे कि रसना मैंगो आज बहुत बड़ा है फॉरेन मार्केट में, अल्फांसो मैंगो, तो कैसे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को हम एक वर्ल्ड लेवल पे ले जा सके। और आज जो आदमी सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, फूड खाता है, वो खाली फूड और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं ले रहा है, उसको एक नेचर थेरापेटिक आदमी चाहिए, उसको एक बेनिफिट चाहिए, उसको एक हेल्थ बेनिफिट चाहिए। तो रसना का मानना है हम जो भी प्रोडक्ट अब लेके आ रहे हैं उसमें वो हेल्थ बेनिफिट दे, ये हमारा संभावना मानते हैं सर। मेरा मानना पर्सनल है कि अगर इवन 2% भी अगर पूरा जो सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन इंडिया का होता है वो रोज की तरफ चला जाए 2%, तो भी वी आर लुकिंग एट ए नथिंग लेस देन 200 करोड़ मार्केट। तो इसी हम लोग, इसका बहुत स्कोप है। और अगर मैं लीड लूंगा, रसना लीड लेगी, तो और भी कंपनियां फॉलो करेंगी। तो हमारा आइडिया है कि कैसे इसको पूरा नया रिवॉल्यूशन है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।